अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था और चैप्टर नंबर 3 हमने जब शुरू किया था तो हमने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब किया था, जो कि डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमने समझा। वेलोसिटी को हमने समझा, एक्सेलरेशन को हमने समझा। इस तरीके से हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझा। इसी तरह हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझा। तो आज मैं थोड़ा सा आपको जो हमने एंड पे कवर किया वो तो हमने तेज कवर किया था, तो उसका ओवरव्यू देके हम आगे चलते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात समझा दूं, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, एक तो कल मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक होता है ग्राफ बनाना। ग्राफ बेसिकली, या मैं उस ग्राफ की बात कर रहा हूँ जो आपने मैट्रिक में शायद पढ़ा हो। मैट्रिक में आपने जो है, याद होगा अगर आपको, तो आप लोगों ने दो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाए थे, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट करके या ए एंड बी की वैल्यूज पुट करके आपने जो है वो ग्राफ प्लॉट किए थे। और जब आपने ग्राफ प्लॉट किए थे तो दो लाइंस की जब ग्राफ आपने प्लॉट किए तो उन्होंने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट आया वो उनका सॉल्यूशन था। तो उस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राफ नहीं होता, ये मैं आपको बता दूँ। तो आज मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह ग्राफ में एक्सिस बनाए हुए होते हैं हमने, तो ग्राफ में हम क्या कर रहे होते हैं, हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को, या जब फेज की बात कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम प्लॉट कर रहे होते हैं। एक एक्स एक्सिस से प्लॉट कर रहे होते हैं, एक वाई प्लॉट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। अगर मैं मार्कर दूसरा ले लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है मेरे दोस्तों, वो नहीं है जो मैं कल पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ग्राफ में भी जो ओरिजिन होता है वो रेफरेंस होता है, और रेफरेंस से हम वैल्यूज प्लॉट कर रहे होते हैं। अब देखिए, ये मैं वो ग्राफ समझा रहा हूँ। ग्राफ कुछ नहीं होता, ग्राफ में दो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। एक्स पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं। ये हमारा एक्स है, ठीक है, और ये हमारा वाई है। इक्वल इंटरवल्स में हमने निशान लगानी है, ठीक है। मैं रफली लगा रहा हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। इसी तरह ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब किसी चीज को स्टडी करना हो हमें, तो हम क्या बना रहे होते हैं, उसका ग्राफ बना रहे होते हैं। फिर वाज़ेह कर दूं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जिसके लिहाज से हम लोगों ने दो पॉइंट्स को लोकेट करा हुआ था, ठीक है। ये ग्राफ है, और ये ग्राफ वो स्टडी है जो कि मैथमेटिक्स में हम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या, कैसे कर रहे होते हैं वो आपको बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैथ से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है, ठीक है। तो हम लोग स्टडी जब करते हैं तो हम एक्स पे ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, और वाई पे हम रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। और इसीलिए मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो हमेशा वाई की वैल्यू जो है निकाली जाती है एक्स को पुट करके। कभी भी जो है वो एक्स की वैल्यू पुट करके, सॉरी, कभी भी वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू नहीं निकाली जाती, बल्कि एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाली जाती। क्योंकि एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, जबकि हमारे पास जो वाई होता है वो डिपेंड कर रहा होता है एक्स पे। तो ये मैथमेटिक्स समझा रहा हूं ग्राफ की। अब ये तो एक इक्वेशन थी, ठीक है। ये तो एक कर्व की इक्वेशन है। ये जो बेसिकली एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व है। इसको आप प्लॉट कर दें इधर, वाई एक्स की वैल्यू निकाल के, तो उसका ग्राफ बन जाएगा। तो मैं वो काम करने नहीं जा रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो ये इक्वेशन को डेवलप कर रहे होते हैं फेज के अंदर कि किस तरीके से इक्वेशन आ रही होती है। अभी मेरा मौजू ये नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, यहाँ से इक्वेशन को बिठा रहा हूँ। मैं बता ही रहा हूँ कि फर्ज करें आपके पास दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास एक्स की कुछ वैल्यूज होंगी जिनके अगेंस्ट वाई की कुछ वैल्यू होगी। उन वैल्यूज को हम प्लॉट कर लें, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, तो हमारे पास एक कर्व बन रहा होता है। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती है, कर्व किसी भी किस्म का बन सकता है,
ठीक है, तो फिर हमें यहां से ये पता लग रहा होता है कर्व हमने ड्रॉ कर लिया, अब किसी भी रैंडम पॉइंट को जिसको स्टडी करना है तो यहां पर आप ड्रॉप डाउन ले लें और यहां पर आप ड्रॉप कर लें, एक्सिस पे लाइन ड्रॉप कर लें, तो आपको पता लग जाएगा इस पॉइंट पे ऐसी क्या वैल्यू, इस पॉइंट पे वाई की क्या वैल्यू है। तो ये बेसिकली स्टडी है। ठीक है, अब जब हम फिजिक्स में आते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स वाई नहीं होते। मिसाल के तौर पर ग्राफ बिठा रहा हूं, हमारे पास एक्स नहीं होता बल्कि इधर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इधर हो जाता है टाइम और इधर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को इधर नहीं लिख सकते, टाइम को उधर नहीं लिख सकते, मैं बता रहा हूं टाइम इंडिपेंडेंट है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, कवर कर रही है या नहीं कर रही, टाइम तो गुजरेगा ही गुजरेगा, टाइम इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो ये लाजिम है कि किसी टाइम के दरमियान वो डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट के दौरान टाइम का लैप्स करना जरूरी है। अगर एक बॉडी मूव कर रही पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, लेकिन एक बॉडी पॉइंट ए पे खड़ी हुई है और वो मूव नहीं कर रही तब भी टाइम तो गुजरेगा, तो लिहाजा टाइम इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिखी थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, अब ये हो जाएगी टी प्लस डी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये एक्स एंड वाई मैंने बता दिए। तो फिजिक्स में बेसिकली आप क्या कर रहे होते, मैथ्स को अप्लाई कर रहे होते, तो आप लोग क्या बना रहे होते हैं, ग्राफ बना रहे, स्टडी कर रहे होते हैं। तो अब आपको एक बात यहाँ बताई जा रही है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है। जब डिस्प्लेसमेंट और को टाइम के अगेंस्ट आप डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा होगा वो किस चीज का आ रहा होगा, वेलोसिटी का ग्राफ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी का पैटर्न पता लग रहा होगा। तो अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो एक्सेस में टाइम ही आएगा, बता रहा हूं दोबारा डिस्प्लेसमेंट नहीं आ सकती, टाइम ही आएगा, और वाई पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगी, क्योंकि वाई एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को वाई के अराउंड लिया है और टाइम को एक्स के अराउंड लिया है। ठीक है, तो जब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आप ग्राफ बनाएंगे तो किसी भी केस हो, अब यहां पर तो एक हमने एक जनरल व्यू लिया है, आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई सा भी केस ले, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, बॉडी हो, स्पेयर हो, बॉल हो, कोई भी चीज हो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हमेशा उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब यूं आई है, हो सकता है इस तरीके से आ जाए, होता है इस तरीके से आ जाए, लेकिन आएगी स्ट्रेट लाइन ही हमेशा। जबकि आप जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से प्लॉट करेंगे तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बल्कि एक नॉन स्ट्रेट कर्व आएगा हमारे पास। तो ये नॉन स्ट्रेट कर्व भी नॉन यूनिफॉर्मिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़े कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या फर्क होता है, तो ये फर्क है कि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हमारे पास एक नॉन स्ट्रेट कर्व आ रहा होता है। तो देखिए हमारे पास जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये कि टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, और एक तरीका ये है कि हम उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। और भी तरीके हो सकते हैं, इक्वेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना एक तरीका है। तो डेटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें टेबल एक कॉमन तरीका आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ एक तरीका है जिसके जरिए हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ग्राफ में भी क्या होता है, डेटा ही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की वैल्यूज है, उनको हम प्लॉट कर देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं, ग्राफ बन जाता है। बात समझ में आई? अब मैं बात को समेट रहा हूँ। बात यह है कि अगर आपको पास दो वेरिएबल्स हो, दो वेरिएबल्स को स्टडी करना है, तो एक स्टडी करने का तरीका ये है कि एक तो है कि टेबल बना ले, एक्स की वैल्यूज है, वाई की वैल्यूज है, टेबल में देखिए कंपेयर कर ले। एक तरीका और है, और जो ज्यादा प्रोमिनेंट है और यूज होता है दुनिया भर में, जब स्टैटिक्स शेयर की जाती है, तो स्टैट्स जब शेयर की जाती है दुनिया में तो वो ग्राफ के थ्रू शेयर की जाती है। तो एक तरीका ग्राफिकल मेथड है शो करने का। अब ग्राफिकल मेथड में हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो जो इंडिपेंडेंट होगा एक्स में आएगा, जो डिपेंडेंट होगा वाई पे आएगा। एक्स और वाई यूजुअली जनरली हम वेरिएबल्स को मेथड में शो कर रहे होते हैं, एक्स इंडिपेंडेंट होता है जबकि वाई डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हमारा जब फिजिक्स से बात करेंगे तो हम एक्स एंड वाई की टर्म में बात नहीं करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी हम एक्स पे लेंगे, एक वाई पे लेंगे। अब इंडिपेंडेंट टाइम है, टाइम आपने एक्स पे ले लिया और डिस्प्लेसमेंट आपने वाई पे ले ली।
जब आप टाइम को एक्स में लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को वाई पे लेंगे तो जो ग्राफ आएगा वो किसका आएगा, वेलोसिटी का आएगा। ऐसी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम सेकंड में है और ये एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप जब एक्सेलरेशन की ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्सेलरेशन में भी ऐसे ही होगा कि आप टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। वेलोसिटी पे वेलोसिटी कवर हो, वेलोसिटी का चेंज हो या ना हो। अब यहाँ पर वेलोसिटी हम लिख रहे हैं तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बेसिकली, या चेंज ऑफ वेलोसिटी का भी आप ले सकते हैं, वेलोसिटी का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपके पास एक कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो बात क्लियर है। कल का ये लेक्चर थोड़ा सा ऐसा था कि इसकी जो बेसिक्स थी, मैथमेटिक्स थी, वो मैंने आपको नहीं समझाई थी, तो मैंने ये इसलिए समझा दी ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए, और आगे जब हम पढ़ेंगे तो मजीद ग्राफ्स आएंगे और क्लियर होता चला जाएगा। तो समझना ये है बात को। अगर एक्सेलरेशन की टर्म में बात करें, मैंने वेलोसिटी की टर्म में तो कई बार बात कर ली, अब यहाँ बता दूं टाइम की और वेलोसिटी की जब हम वैल्यूज को प्लॉट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे, तो जैसे कि आप मैट्रिक में करते थे कि आप वैल्यूज इक्वेशन थी उससे वैल्यूज निकालते थे, बल्कि आप रियल केस ले लें कि मिसाल के तौर पर एक बॉडी ए से भी अपने मूव करा, उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो छोटे छोटे इंटरवल में, एक एक सेकंड के इंटरवल में आपने डिवाइड कर लिया, तो जो एक एक सेकंड में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 है, 5 सेकंड लैप्स हो रहे हैं, तो एक एक सेकंड इंटरवल ले लिए, उन पे जो आगे वेलोसिटी प्लॉट कर ली, तो यूनिफॉर्म के केस में एक स्ट्रेट लाइन आएगी और नॉन यूनिफॉर्म एक कर्व आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये शो करता है कि ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, एक नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न है। ग्राफ से ही वाज़ेह हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, और उसी टॉपिक से हम जाहिर सी बात है चैप्टर स्टार्ट होता है प्रॉपरली। पहले तो कुछ आगे बाद टेक्निकल डेफिनेशंस थी, इसको हमने पढ़ा। अब बाकायदा हम इस चैप्टर का आगाज बहुत ही फॉर्मल अंदाज में करने लगे, या मेन जिसे कहते हैं ना इस चैप्टर्स का जो एसेंस है उसके लिए जो चीज़ें हैं वो हम स्टार्ट करने लगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है लॉज ऑफ मोशन ना। तो न्यूटन ने आपके पास 3 लॉ दिए मोशन के हवाले से, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर इस हवाले से होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को बाकायदा तौर पे। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैटर के बारे में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम ये समझते हैं कि हम ये किस चीज़ के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर का मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद आप भूल गए हो कि कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे और उसका मास हो तो मैटर कहलाती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ जगह घेर रही है तो हमारे नजर उड़ाएंगे जिसमें तो बहुत सारी चीज़ें जगह घेर रही है, तो ये तो चीज़ वाज़ेह है आपको। ठीक है, तो जगह कोई चीज़ घेर रही तो वाज़ेह नजर आ जाएगा कि वो जगह घेर रही है। तो मैटर की डेफिनेशन ये है, अगर कोई चीज़ जगह घेरे और उसका मास हो तो वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। अब सवाल ये है कि मास है उसका ये कैसे पता लगेगा, अगर किसी चीज़ में ताकत लगाने की सलाहियत हो, ताकत लगाने बस उसमें ताकत ना हो, ताकत लगाने की सलाहियत हो, तो वो उस बॉडी का मास होता है। तो यानी अगर आपको पता करना है किसी का मास है या नहीं, तो हम सिंपली इस तरीके से पता कर सकते हैं तो ताकत लगाने की सलाहियत है या नहीं। अब ये माउस है, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा अपने हैंड के ऊपर तो मुझे अपने हाथ पे ताकत महसूस होगी, तो इसका मास है, तभी ये ताकत लगा रहा है। देखिए, ताकत मैं इस हाथ से लगा रहा हूँ, एनर्जी इस हाथ से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक्सर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हो इस मीडियम के थ्रू रही है, तो इसके अंदर सलाहियत है ना ताकत लगाने की, तो लिहाजा इसका मास है। तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं मैटर को। तो मैटर कोई भी चीज़ जो जगह घेरे है उसका मास हो, जिसका वजन हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो अब मैटर के बारे में ये लॉ है, और ये बेसिकली मैटर की प्रॉपर्टी को बता रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर आपके पास एक मैटर है, ठीक है, वो अपनी स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करता है। क्या मतलब, स्टेट्स क्या होती है, स्टेट्स ऑफ मोशन की बात हो रही है।
दो ही स्टेट होती है, एक रेस्ट की स्टेट होती है और एक मोशन की स्टेट होती है, जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से डिफाइन हो रही होती है। ठीक है, वो तो आपको मैंने कल बता ही दिया था। तो एक बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करना चाहेंगे, यानी आप एक मैटर के स्टेट को चेंज करना चाहेंगे, तो वो अपने स्टेट के चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, यानी अपोजिशन देगा चेंज करने में। यानी एक बॉडी रेस्ट में है, आप उसको चलाने की कोशिश करें तो क्या होता है कि वो इस चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। फौरी तौर पे जो है ना वो इस चेंज को कबूल नहीं करता, बल्कि वो कोशिश करता है कि अपनी स्टेट चेंज ना होने दे। आप बाय फोर्स उसको चेंज कर दें तो फिर वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और जबकि आपके पास एक चीज मोशन के अंदर है, मूव कर रही है एक चीज, आप चाहे उसे रोकना चाहे या उसकी स्पीड को मजीद बढ़ाना चाहे, तो इस चेंज को रेजिस्ट करता है। और जब भी कोई चीज रेजिस्ट करती है तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई आपको एक्शन करना पड़ता है। आप फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हाथ है, ये मैंने यहाँ पर रोका हुआ है, यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर मैं हाथ को रोक रहा हूँ, एक तरह से रोका हुआ है मैंने, तो आप जब हाथ फोर्स लगाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस महसूस होगी, मैंने हाथ ढीला छोड़ दिया, अब हल्की सी फोर्स लगा आ गया, क्योंकि अब मैंने अपने हाथ को रोका हुआ है, यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ताकत के थ्रू ही मैं काम कर सकता हूँ। तो मैटर की प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया कहलाती है, और इसी चीज को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने डिफाइन किया है, इसीलिए ये जो है ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से इसी स्टेटमेंट है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही कहता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। और एक बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसी स्पीड के साथ, अनलेस नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर एक चीज रेस्ट की हालत में तो रेस्ट में ही रहेगी, वो मोशन में नहीं आएगी। ठीक है, और एक चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स आप उस पर एग्जर्ट ना करें। अब क्या मतलब है अनबैलेंस फोर्स का, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं किसी भी चीज की जो कि मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है, ठीक है। अब ये बोर्ड हमने फिक्स किया हुआ है दीवार में, तो हो ये रहा है जमीन इसको नीचे अपनी तरफ खींच रही है। मैं बोर्ड पे ही जो है ना बोर्ड को ड्रॉ कर लेता हूं और बताता हूं। ये बोर्ड है हमारे पास ना, जमीन इसको नीचे खींच रही है, ठीक है, ग्रेविटी लगा के, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा के। जबकि हमने इसको जो है ना वो फिक्स किया हुआ है कुछ नेल्स की मदद से, तो वो नेल्स इसको नीचे नहीं जाने दे रही, बल्कि क्या कर रही है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, जितनी फोर्स नीचे जमीन खींच रही है उतनी फोर्स ऊपर ही लगा रही है। तो लिहाजा क्या है, ये रेस्ट की स्टेट में मौजूद है, तो कोई इसके ऊपर ना अनबैलेंस फोर्स नहीं, फोर्सेस क्या हुई है, बैलेंस हुई हुई। जितनी डाउनवर्ड फोर्स उतनी अपवर्ड फोर्स है। अब देखिए, मैं मिसाल देता हूँ, इस माउस की आसान कर देता हूँ। ये माउस आपके सामने मौजूद है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे चला जाएगा, तो अभी आपके सामने मौजूद है। अब ये इस जो माउस है इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ये नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है, ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, लेकिन मैंने अपने हाथ की मदद से इसको रोका हुआ है, तो ये नीचे जाना चाह रहा है, और मेरा हाथ क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर रोका हुआ है, तो उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं, जितना नीचे फोर्स लग रही है उतनी ऊपर फोर्स में लगा रहा हूँ। देखिए, मुझे अपने हाथ में महसूस हो रहा है इसका वजन। अब मैं अपने हाथ में पत्थर रख लूँ तो मुझे वजन ज्यादा महसूस होगा। इसका मतलब है कि पत्थर जो ग्रेविटी की फोर्स है उससे वो पत्थर नीचे जाना चाह रहा है, और मैंने अपने हाथ पे उसको रखा हुआ है, रोका हुआ है, हाथ में वजन महसूस हो रहा है, तो मतलब मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथ के थ्रू, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उस फोर्स के थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस किया हुआ है, और वो पत्थर उस पोजीशन में बरकरार है, रेस्ट की हालत में मौजूद है। तो एक बॉडी जब भी रेस्ट की हालत में होती है, या तो उसके ऊपर कोई फोर्स मौजूद नहीं होती। लेकिन ये बात कहना अभी इस वक्त हमारे उसमें गलत होगा, क्योंकि भाई कोई भी बॉडी हो उसमें ग्रेविटी की फोर्स तो मौजूद होती होती है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या दूसरी फोर्सेस, उनका भी वजूद होता है। लेकिन अगर एक बॉडी जो है
वो मौजूद है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो मौजूद ही होगी, तो लेकिन कोई नेट फोर्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर मेरे पास 20 रुपये है, मुझे एक शख्स ने 20 रुपये लेने और एक शख्स ने 20 रुपये देने, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब फर्ज करें मैं एक शख्स ने मुझे 20 रुपये लेने हैं और देने किसी के लिए, तो 20 रुपये मेरा नेट मौजूद है, ठीक है। और मेरे पास अगर एक बंदे के 20 रुपये मुझे लेने हैं लेकिन दूसरे के देने हैं, तो नेट पे कुछ भी नहीं है। यही मिसाल है, मेरे जेब में 50 रुपये और मुझे किसी को देने उधार है, तो नेट मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक बॉडी है, वो रेस्ट की हालत में है, या एक बॉडी मोशन में है और यूनिफॉर्म स्पीड मूव कर रही है, ठीक है, तो उसी स्टेट में रहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी उसी स्पीड के साथ, जब तक आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट ना करें। लेकिन इन्होंने वाज़े तौर पे ये नहीं कहा कि अनलेस नो फोर्स एक्ट ऑन इट, क्योंकि उनको पता है कि फोर्स तो पहले से बॉडीज पर मौजूद होती है, लेकिन वो बैलेंस्ड होती है। जैसे कि हाथ में मेरे माउस है या हाथ में मेरे मार्कर है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस हुई हुई है फोर्स इनके ऊपर। तो अब जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स आप नहीं लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब ये मार्कर है, बैलेंस्ड है, मैंने इसने फोर्स लगाई, मूव करना शुरू कर दिया, तो मैंने एक अनबैलेंस फोर्स लगा दी ना इसके ऊपर, तो एक बॉडी है, ठीक है। ये बोर्ड है, चलो बोर्ड की जगह हम इसको कोई और चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, तो वही मिसाल मौजूद है। अब जब तक आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, अनबैलेंस फोर्स, देखो ये तो बैलेंस्ड है, ये तो आपस में कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गई, तो ये आप उसके जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तो जब तक वो इसी हालत में रहेगी, रेस्ट की हालत में रहेगी। और अगर मोशन की हालत में फर्ज करिए अभी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो मैंने एक स्नैपशॉट या पिक्चर ले ली बीच में, तो इसी स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक आप कोई अनबैलेंस फोर्स लगाए। अब फर्ज करिए यू मूव कर रहा है, तो इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ से हटा दी, वहां ले गया, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स मौजूद है, ठीक है। तो जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स मौजूद ना हो तो मैटर खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, वो जिस स्टेट में उस स्टेट में रहता है। और अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगी जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाए। और भाई कोई काम जब आप ताकत से करवाएं तो इसका मतलब वो चाह नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, आप अभी चाहे तो नहीं पढ़े, कोई ताकत नहीं है, वीडियो बन करके चले आए, ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं या आपके पेरेंट्स आपको जबरदस्ती बिठाते हैं कोचिंग सेंटर में जाओ भाई पढ़ो, फोर्स से करें, तो इसका मतलब ये है कि आप नहीं मान रहे, तो आप पे फोर्स चलाई जा रही है। इसी तरीके से मैटर खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, और तब चेंज करेगा जब आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, यानी जब आप फोर्स लगाएंगे तो स्टेट चेंज करेगा। तो दो बातें आ गई क्या, एक बात तो ये कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, दूसरी बात अगर आपको उसकी स्टेट को चेंज करना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। बगैर ताकत लगाए वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब वो स्टेट चेंज नहीं कर रहा, हमें फोर्स लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब वो अपोजिशन कर रहा है स्टेट को चेंज करने में। और जब वो अपोजिशन कर रहा है तो हम फोर्स लगा रहे हैं, और जब फोर्स लगाएंगे तब वो स्टेट चेंज करेगा। तो मैटर अपनी चेंज ऑफ स्टेट को एग्जिस्ट करता है, और उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है। जब आप फोर्स लगाते हैं तो तभी मुमकिन होता है उस स्टेट को चेंज करना। तो ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो मैं इसको अब स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ता हूँ और वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि एक बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जब तक आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करें। तो इससे ये फायदे हुआ कि एक बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करती, स्टेट को चेंज करना है तो उसको आप फोर्स लगाएं, फोर्स लगा रहे हो तो मतलब वो अपने चेंज को रिलीज कर रही है, और जो स्टेट ऑफ चेंज को रिलीज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रॉपर्टी होती है अपने स्टेट को ना चेंज होने देने की, जो कि क्या कहलाती है, इनर्शिया। और इनर्शिया को ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन कर रहा होता है, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, ठीक है। अब एक इसकी मिसाल ले लेते हैं। A wooden block lying on a table will remain there until it is moved by someone। बहुत आसान सी एग्जाम्पल है। एक मेरे पास
वुड का पीस है, टुकड़ा है, डस्टर ही ले लें आप, टेबल पे रखा हुआ है, तो वही रहेगा जब तक उसको हिलाएगा नहीं, और जब उसको हिलाएगा तो उसको ताकत लगानी पड़ेगी, फिर वो हिलेगा। दूसरी मिसाल है, बड़ी अच्छी मिसाल है मोशन की। A football which is kicked up in the air does not come to rest immediately. It continues to move up and eventually it will come to rest as a result of an opposing action of the air and force of gravity. ये air साल वाला नहीं है, air है बेसिकली, AIR है, मेरे जो कंपोजर है उसने इसको गलती से YEAR लिख दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए फुटबॉल को किक किया जाता है, जब फुटबॉल को किक किया जाता है तो हवा में आ जाती है, ठीक है। जब वो हवा में आती है तो उसके ऊपर अब फर्ज करें बॉल स्टेशनरी रेस्ट में रखी हुई थी, ठीक है। अब उसको एक फुटबॉलर ने किक कर दिया, जब फुटबॉलर ने किक किया तो वो घूमती हवा में चली गई, ठीक है। अब जैसे ही हवा में आएगी वो एक सडन एक्शन हुआ, पहले रेस्ट में थी, रेस्ट से मोशन में वो नहीं आएगी, ठीक है। उसको किक किया गया है, फोर्स लगाया गया तो मोशन में आई है। अब जब मोशन में आई तो अब वो जो किक वाली फोर्स थी वो खत्म हो गई ना, अनबैलेंस में एक वक्त लगी, खत्म हो गई। तो अब वो फौरन रेस्ट में नहीं आई, बल्कि क्या होगी, वो अपना पूरा जर्नी कंटिन्यू करेगी। जब वो अपना जर्नी चल रही होगी, वो एक किक की गई और वो किक से जो है ना वो ऊपर बुलंद होगी और नीचे आएगी, तो इस दौरान फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। तो जब वो स्पीड में है, तो जब वो मोशन में आई, जब उसको स्पीड दे दी किक करके, तो अचानक से जो है ना वो रेस्ट के अंदर नहीं आएगी, बल्कि वो रेजिस्ट करेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी। फिर हवा में जाकर उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी ऊपर, फिर वो वापस दोबारा से नीचे आना शुरू करेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जरिए। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किक किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किक किया, फोर्स खत्म हो गई है ना, अब मोशन में आ गए। अब जैसे ही मोशन में आई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने पकड़ा तो फौरन उसको रोक दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बॉल गई होती है और जैसे ही किक की ताकत आती फौरन रुक जाती, तो इसका मतलब क्या होता कि इसने रेजिस्ट नहीं किया। तो इसने इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया किक होने के बाद, तो इस बात की अलामत है इस दौरान इसने पूरी कोशिश करी कि मैं रेस्ट में ना आऊं। पहले रेस्ट में थी तो मोशन में नहीं आ रही थी, आपने किक करना पड़ा। तो वो मोशन में आ गई तो इतने लंबे सफर के तय किया उसने, उसकी पूरी दौरान से पूरी भरपूर तरीके से, जिसे कहते हैं ना, मुकाबला किया और उसने रेजिस्टेंस शो किया और रेस्ट में नहीं आई। और रेस्ट में क्यों आई? क्योंकि हमने एक अनबैलेंस फोर्स लगाई, किसके जरिए? एयर के जरिए और ग्रेविटी के जरिए। तो हमारे अपोज किया उसके मोशन को, तो हमारे जब फ्रिक्शन की फोर्स अपोज किया और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने अपोज किया मोशन को, तो फिर बाला आखिर वो रेस्ट में आ गई। तो इस दौरान का जो सफर हुआ उससे ये शो हुआ हमें कि इतनी जल्दी जो है वो रेस्ट में नहीं आई, रेजिस्टेंस शो करी। तो ये मिसाल है इस चीज की कि मैटर अपने स्टेट को चेंज को रेजिस्ट करता है। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी और बहुत आसान सी बात है। अब दूसरा लॉ हम आज पढ़ेंगे और ये हमारा आखिरी लॉ है। इसके बाद थर्ड लॉ मैं पढ़ाऊंगा और उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। छोटा सा लॉ, इतना बड़ा लॉ नहीं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, तो हम उसको ग्रैब अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आ जाते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बड़ा आसान और सिंपल है। वो ये है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, फोर्स अनबैलेंस ही होती है ना, बाहर जाना कि फोर्स अनबैलेंस लगा रहे हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, जब आप एक बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कहां पर आता है? जहां चेंज ऑफ वेलोसिटी हो। तो जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिससे पता लगा कि जब आप एक बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक्सेलरेशन की टर्म में। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इन इट्स ओन डायरेक्शन। अब मैं इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है। तो जब आप एक बॉडी पे फोर्स लगाएंगे उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा और जो फिजिकल क्वांटिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है एक्सेलरेशन। तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जब आप फोर्स लगाएंगे, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी। फर्स्ट करें ये डायरेक्शन फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमारे पास जो ये जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, सॉरी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो
प्रोपोर्शंस जो है वो बता रहे होते हैं कि दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन क्या है। और यहां पर मैं आपको प्रोपोर्शंस के बारे में ही बता दूं, एक हमारे पास होता है डायरेक्ट, ऊपर से लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक होता है इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वांटिटी एक्स है और एक क्वांटिटी वाई है, ठीक है, तो आपके पास जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो उस सूरत में एक क्वांटिटी जब इंडिपेंडेंट है, जाहिर मैंने बताया दो क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। जब आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो डिपेंडेंट क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी इंडिपेंडेंट को बढ़ाते हैं तो डिपेंडेंट कम हो जाता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रोपोर्शन को। अगर हम F से फोर्स को रिप्रेजेंट करें और A से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ में दो बातें थी कि अगर पहली चीज तो जो इनिशियली बात की गई कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। दूसरी बात ये थी कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी। और अब आ रही है असल बात, वो ये कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी। तो जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी फोर्स का इफेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन पे क्या है, डायरेक्ट है। तो ये सिंपली इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये x है और ये y है। ठीक है, ये y x है। ठीक है, तो ये जब हम लोग दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जब कोई क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। इनवर्स में क्या होता है, प्रोपोर्शन का साइन हम डाल के, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिख रहे होते हैं, डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है तो आमने सामने लिखते, जाहिर है ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। अगर एक बॉडी का में फोर्स ज्यादा है, एक बॉडी में फोर्स ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है। जाहिर है फोर्स है तो एक्सेलरेशन है ना, मास है तो देखिए एक्सेलरेशन, दोबारा बता दूंगा आपको बात यहां पर कि इसमें इंडिपेंडेंट जो है ना वो ये है और डिपेंडेंट ये है। ठीक है, मास, इस मिसाल है मास की, मास तो होगा, एक्सेलरेशन हो जा रहा हूं, सही है, और फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन से तो फोर्स, सही है ना, फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। तो फोर्स इंडिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है। तो लिखने का तरीका भी आपको वाज़ेह हो गया कि लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखते हैं, किसको लिख रहे होते हैं, डिपेंडेंट को लिख रहे होते हैं, और राइट साइड पे किसको लिख रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट को लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी फोर्स अगर ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी, फोर्स अगर कम होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, कम होगी। इस तरीके से मास है, मास में उल्टा इनवर्स प्रोपोर्शन है, और इससे तो इस तरीके से लिख रहे होते हैं, मास अगर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी और मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ले ले, आपके पास एक साइकिल है, उसको आप धक्का लगाए तो उसका मास कम है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। ये गाड़ी है, उसका मास ज्यादा है, उसको आप बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे तभी मूव करेगी, यानी मास ज्यादा है
तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, यानी एक जैसी ताकत आप गाड़ी पे लगाए और साइकिल पे लगाए, साइकिल बहुत हल्की स्पीड पे मूव कर जाएगी, एक हमें हल्का धक्का लगाया साइकिल मूव करेगी, हल्का धक्का लगाएगी गाड़ी मूव नहीं होगी। क्यों? गाड़ी का मास ज्यादा है, साइकिल का मास कम है। तो ज्यादा मास होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, तो इनवर्स रिलेशन है। जबकि हमारे पास जब हम बात करते हैं फोर्स की, तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर हमने अपनी बात को यहाँ पर समेट दिया कि न्यूटन से लॉ मुझे नहीं कहता है कि जब आप फोर्स लगाएंगे और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो जब फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन है। तो यानी हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, अब हम करते क्या है, क्योंकि दो प्रोपोर्शन आ रही हैं तो हम प्रोपोर्शंस को कंबाइन कर लेते। तो चूंकि ए डायरेक्टली एफ से और इनवर्सली एफ से कंबाइन कर लेंगे तो यही रहेगा, एफ यही रहेगा, एम नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब कैसे ये थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये तो एक क्वेश्चन आ गई। अब ये चीज मैंने लिखी हुई है एफ और ये इनवर्स। ठीक है, अब जब मैंने कंबाइन कर दिया तो कंबाइन करने पे आ जाएगा एफ ओवर एम। ठीक है, ये न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर नहीं था, वही रहा है अपनी जगह पे। और ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में 1 था, 1 तो लिखे ना लिखे बराबर है, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, एक ही बात है ना, तो 1 मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, तो एम मैंने नीचे लिख दिया, तो एफ ओवर एम आ गया। अब ये हमारे पास प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, प्रोपोर्शन रिलेशन को शो कर रहा होता है, ये इक्वेशन नहीं होती। जब आप इक्वेशन यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जब ये प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट लिखा प्रोपोर्शन और प्रोपोर्शन खत्म हुआ एफ ओवर एम। यहाँ पर इत्तेफाक से कांस्टेंट 1 है, तो इसलिए ए इक्वल्स टू एफ ओवर एम हो गया। इसको तरतीब से लिख लेंगे तो एफ इक्वल्स टू एम है। तो बहुत आसान सा लॉ था और थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैं दोबारा से ही करूं कि अगर एक बॉडी है उसके ऊपर आप फोर्स लगाएं, ठीक है, फोर्स लगाने के नतीजे में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी मास के। समझ आ गई बात? ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे ज्यादा, कम कम। मास के साथ उल्टा है, मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने उसको इस तरीके से लिख लिया और इस तरीके से प्रोपोर्शन को लिख रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया कि प्रोपोर्शन किस तरीके से लिखते हैं। आगे बाद लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाएगा और राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाएगा। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। पहले तो अलग अलग था, अब टू कंबाइन कर दिया तो एफ ओवर एम। अब इस अगर यहां पर आप प्रोपोर्शन को रिमूव करते तो कांस्टेंट अलग होता, यहां पर अगर आप प्रोपोर्शन रिमूव करते तो वहां पर कांस्टेंट अलग होता, और अब यहां पर आप अगर प्रोपोर्शन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट बिल्कुल अलग होगा। हर प्रोपोर्शन का अपना कांस्टेंट होता है, लेकिन जब आप मिला देते तो एक नई कांस्टेंट आ जाता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो 1 होता है, इत्तेफाकन है। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो आपने 1 वैल्यू जब पुट करी तो ए एफ और एम आ गया, और ए एफ और एम आया तो हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया, मास को इधर ले गए, एम ए हो गया, उसको पलट के लिख दिया तो एफ इक्वल टू एम ए हो गया। तो ये हमारा पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो आज हमने पढ़ा था वो खत्म हो गया। तो आज हमने 2-3 चीजें पढ़ी है। एक तो पहले हमने ये समझा कि ग्राफ क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई डेटा हो, कोई फिजिकल क्वांटिटीज हो, दो उनको हमें स्टडी करना हो, तो एक फॉर्म ये होता है कि आप ग्राफ बना लें उसका। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है, जैसे टाइम और डिस्प्लेसमेंट में टाइम इंडिपेंडेंट है उसको हम एक्स पे रखते हैं और डिपेंडेंट को रख रहे होते हैं वाई पे रख रहे होते हैं। ठीक है, जब हम उसको वाई पे रखते हैं और इंडिपेंडेंट को एक्स पे रखते हैं तो ग्राफ बन जाता है। वो ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उस क्वांटिटी का बिहेवियर कैसा है। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसकी स्ट्रेट लाइन आएगी, तो उसका बिहेवियर यूनिफॉर्म है, नाम से जाहिर है, तो वहाँ शो हो रहा होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाम से जाहिर है, नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर तो नॉन यूनिफॉर्म सा एक कर्व आ जाएगा। यही एक्सीलरेशन केस में भी है। अब यहाँ पर एक बात और मैं उस वक्त मैंने आपको उसकी नहीं बताई कि सारी बातें एक साथ बता दो तो लेक्चर ड्राइव हो जाता है। अब एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स है तो जब वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन होते हैं कि एक का दूसरे पे इफेक्ट क्या है, एक को अगर चेंज करें तो दूसरा कैसे चेंज होगा। तो अब यहाँ पर तो आपको वाज़ेह है ना कि चेंज इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे डिपेंडेंट चेंज होगा।
तो इंडिपेंडेंट को जब हम चेंज कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट चेंज हो रहा होता है। तो अब जब रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन में आप एक को चेंज करेंगे तो दूसरा, एक को चेंज करेंगे एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा, एक को कम करेंगे दूसरा कम हो जाएगा। इनवर्स में उल्टा होता है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक और दूसरा नहीं बोलते, असल में जब हम फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो डिपेंडेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा डायरेक्ट रिलेशन में, और यही इंडिपेंडेंट को आप बढ़ाएंगे इनवर्स रिलेशन में तो डिपेंडेंट कम हो जाएगा। तो ये हमने आप पढ़ लिया आसानी से कि हमारे पास डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या होते हैं। अब जब हमने डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन में पढ़ लिया तो अब आपको यहाँ पर हमने बता दिया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस तरीके से इस चीज को डिफाइन कर रहा है, तो ये वाजे हो गया। और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ लिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का लुबे ये कि अगर एक बॉडी है उसकी स्टेट को हम चेंज करें वो अपनी स्टेट की चेंज को रेजिस्ट करेगी। अगर ये अपनी स्टेट की चेंज को रेजिस्ट कर रही है तो रेजिस्ट करने के नतीजे में हमें कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स लगा के ही हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। और चूंकि ये फोर्स लगानी पड़ रही है, रेजिस्टेंस शो कर रही है, तो इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का लुबे है। तो यहाँ से इसके साथ मुझे आप इजाज़त दे दिए। इंशाल्लाह हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।